नमस्कार मित्रों। गलवान घाटी के बाद अब तवांग घाटी जो है वो चर्चा में है इन दिनों में। और तवांग के बारे में मैं ये भी एक रुचिकर होगा जानना, मैं आपके सामने आपके साथ जानकारी जो बांट रहा हूँ कि तवांग का पुराना जो नाम एक उर्वशीयम भी था। उर्वशीयम के नाम से तवांग की पहचान थी और 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत निश्चित रूप से बहुत सारा अपना क्षेत्र खो भी बैठा था और आज तक वो टीस हर भारतीय के मन में है और ये भी संकल्प है कि वो खाली कराया जाएगा स्थान जिस पर चीन ने 1962 में अपना अधिकार जमा लिया था। तब उर्वशीयम के नाम से ही इस बात को युद्ध से भी पहले 65 वर्ष पूर्व, आज से 65 वर्ष पूर्व आप कह लीजिए कि 60 वर्ष तो हो गए भारत की चीन युद्ध को हो गए, और उससे भी 3 वर्ष पहले एक बार संसद में प्रखर बहस के मध्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि एक चिंतक भी थे, समाजवादी चिंतक के रूप में भी ख्यात थे, और साहित्य और साहित्यकारों के प्रति जो उनके जो एक प्रकार से संवेदनशीलता थी वो भी सबको ज्ञात थी। बहुत सारे उन दिनों में साहित्यकार ऐसे भी थे जो डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन से जुड़े हुए थे। प्रयाग शुक्ल वगैरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं, विजय देव नारायण शाही, ये सब लोग उस समय ये माने जाते थे कि ये सारे के सारे लोहियावादी हैं। अर्थात ये समाजवाद की जो परिकल्पना, जो विश्लेषण, जो व्याख्या डॉक्टर लोहिया ने दी थी उसके अनुसार इनका भी जो सोचने का ढंग था या लिखने का जो ढंग था वो सारा का सारा उसी संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ था। तो डॉक्टर लोहिया ने इसी क्षेत्र की संवेदनशीलता, तवांग की संवेदनशीलता के बारे में आज से 65 वर्ष पूर्व उर्वशीयम के रूप में इसकी जो है इसका मुद्दा उठाया था कि ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला है और केंद्र सरकार को इसके बारे में सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उर्वशीयम या तवांग, ये तिब्बत की सीमा के बिल्कुल पास पड़ता है। और चीनियों को अब ये जो विश्लेषण जो आ रहे हैं उनके मुताबिक चीन की सरकार को, चीन के शासकों को इस बात का अंदेशा, इस बात की आशंका, बेशक वो भ्रांतिपूर्ण है, भ्रामक है, हमेशा बनी रही है कि जब भी कभी तिब्बत की स्वाधीनता के लिए कोई भी प्रयास होगा तो वो तवांग के रास्ते से ही होगा। इसलिए वो तवांग पर उनकी नज़र जो है वो काफ़ी दशकों से लगातार चली आ रही है। और 1962 में भी चीन ने सबसे पहले उसी क्षेत्र को, तवांग अर्थात उर्वशीयम, उसी को ही तहस नहस किया था। ये बात भी हमारे सामने इतिहास का एक हिस्सा है। इसी बात पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक रिसर्च फाउंडेशन थी, उनके श्रद्धालुओं ने, उनके प्रशंसकों ने बनाई थी, और उस फाउंडेशन ने एक लघु फिल्म भी तैयार की थी। और लघु फिल्म जो थी वो इसी थीम पर, इसी उर्वशीयम पर ही आधारित थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नई नई जानकारियाँ और चेतावनीपूर्ण मुद्रा वो अपने भारतीय सत्ता तंत्र को दिखाई थी कि हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। अब तवांग जो है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है ये तवांग घाटी, और ये तवांग एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, और ये अपनी रहस्यमयी और जादुई खूबसूरती के लिए भी इसकी पहचान जो है वो बनी हुई है। ये समुद्र तल से मित्रों लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर है, और इस ज़िले की सीमा उत्तर में, नॉर्थ की ओर आप ये मान के चलें कि तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान, और पूर्व में पश्चिमी कमेंग के सेला पर्वत श्रृंखला जो है, सेला पर्वत श्रृंखला, उससे मिली हुई है। और ऐसा माना जाता है कि उसी पर्वत श्रेणी में एक प्रख्यात मठ है, बौद्ध मठ, उसका नाम है तवांग मठ।
और ये कहा जाता है कि अब तवांग मठ के नाम से ही इस क्षेत्र को, इस घाटी को तवांग वैली, तवांग घाटी और तवांग कस्बा, तवांग नगर, तवांग ज़िला, ये सारे के सारे उसी नाम से जुड़े हुए हैं, जिस नाम से जुड़ा हुआ एक मठ जो है वो यहाँ पर तवांग में क्षेत्र हुआ था, स्थापित हुआ था। और त्वांग का अर्थ क्या है शाब्दिक, इसके बारे में ये है कि ता जो है उसका अर्थ होता है घोड़ा तिब्बती भाषा में और वहाँ की भाषा में, और वांग का अर्थ होता है चुना हुआ, अर्थात एक ऐसा अश्व जो विशेष रूप से चुना गया है उसे त्वांग बोलते हैं। और पौराणिक कथाओं में भी ये माना जाता है कि वहाँ इस स्थान का चुनाव मठ के लिए एक लामा, नाम था मेराग लामा। मेराग लामा ने अपनी जो तंत्र विद्या थी उसके आधार पर अनुमान लगाया था कि ये स्थल सबसे अधिक पावन है, यहाँ पर मठ जो है वो स्थापित किया जाना चाहिए। और वहीं पर मेराग लामा ने ये मठ की स्थापना की थी। और इस मठ से उनका ये दावा था कि इस मठ में आते ही, प्रवेश करते ही इस क्षेत्र में इसका निर्माण करने के तत्काल बाद उन्हें वहाँ दिव्य शक्तियों का बाकायदा होना जो है वो भी दिखाई दिया था। और उनको लगा कि ये ऐसा स्थल है जहाँ आंतरिक भीतरी जो ज्ञान है, उसके नेत्र, उसके चक्षु, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और इस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि सूर्य की सबसे जो पहली किरण है वो इसी घाटी में आकर पड़ती है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य अपनी पहली किरण से इस घाटी को नमन करता है। तो अलग अलग तरह के, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है मित्रों, वो उसको अपना अपना नाम, अपनी अपनी व्याख्या जो है उस पर, उसके साथ चिपका देते हैं। और तवांग में हर साल, हर वर्ष कई त्यौहार मनाए जाते हैं। और इन त्योहारों में विशेष रूप से जो मोनपा, एक वहाँ का कबीला है मोनपा, तो मोनपा जो कबीला है वो विशेष रूप से समारोहों का आयोजन करता है। और लोक संस्कृति में तवांग के मोनपा कबीले की जो छाप है और उनके अपने स्थानीय वाद्य यंत्रों पर जो उनकी छाप है, वो कई कई दिनों तक पूरी की पूरी घाटी में विद्यमान रहती है। और ये घाटी जो है, अब ये मुख्य रूप से इसकी जो परिकल्पना है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात भी एक लामा ने बताई थी कि 11वें महीने में, अर्थात नवंबर के अंत में और दिसंबर के आरंभ के 2 सप्ताहों में, ये विशेष रूप से एक त्योहार तोरग्या के नाम से मनाया जाता है। और ये मान्यता है कि ये त्यौहार उन दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने उस क्षेत्र में या आसपास की परिधि में जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा की हुई है। तो अब ये जो तवांग की जो अभी हाल ही की घटना है, इसको उस पर्व से भी जोड़ा गया है। इसमें जिन भारतीय वीर बहादुर सैनिकों ने उन चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वो प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने के लिए इस तवांग में शक्ति का प्रज्वलन, ये एक मान्यता मानी जाती है कि ये पर्व होता है। तो हमने ये पर्व जो है इस बार मनाया और चीनी आक्रमणकारी आक्रांता सैनिकों को वहाँ से खदेड़ा और सैनिकों के माध्यम से हमने एक तरीके से दुष्ट आत्माओं को भी खदेड़ने का काम किया। शुक्रिया दोस्तों।